हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। मैं सिर्फ सुरभि खत्री और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। राइट, सो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से हमने 5 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने 25 MCQs प्रैक्टिस किए थे और वो हमारा था पार्ट फर्स्ट। और आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो है हमारी पार्ट 2 चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से ही। राइट, तो ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक में क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक कर देख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारी पार्ट 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से MCQ टाइप क्वेश्चंस या फिर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हमारे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 6th क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो और उसका आंसर दो। प्ले करने के बाद आंसर चेक करो और कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर जो है आउट ऑफ 25 में से कितना है वो स्कोर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। वहां पर हमने स्टॉप किया था हमारे 5th क्वेश्चन पे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? फिगर A शोज एन अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑन एन इंसुलेटिंग मेटल स्टैंड। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, एक इंसुलेटिंग मेटल स्टैंड के ऊपर हमारा एक मेटेलिक स्फीयर लगा हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं? ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड क्लोज टू द मेटेलिक स्फीयर एज शोन इन फिगर B। तो यहाँ पर हम फिगर B में क्या देख रहे हैं कि अगर हम जैसे ही एक रॉड को, नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास में लेकर के आए हमारे इस स्फीयर के पास, तो यार यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, क्या इंड्यूस हो जाएगा? इस न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर में चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस स्फीयर के नियर एंड में ऑपोजिट चार्ज जनरेट होगा और फार्दर एंड पे सिमिलर चार्ज जनरेट होगा। राइट, अगर हम एक रॉड को, नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर के आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस इससे क्या हो जाएंगे, रिपेल होते जाएंगे और इसके फार पॉइंट पे जा करके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे या नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, है ना। और इस तरफ हमारे नियर एंड पे क्या बच जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, एज द रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू द स्फीयर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन स्फीयर मूव अवे ड्यू टू द रिपल्शन एंड स्टार्ट पाइलिंग अप एट द फार्दर एंड। बिल्कुल सही है, जैसे यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज रॉड लिया है तो नेगेटिव चार्ज रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल होंगे और रिपल्शन के कारण ये इस स्फीयर के कहाँ पर आ जाएंगे, फार्दर एंड पे आ जाएंगे और पाइल अप होना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इकट्ठे होना स्टार्ट करेंगे। द नियर एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमारा जो नियर एंड है वहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स भागते जाएंगे। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं तो हमारा यहाँ पर नियर एंड पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप when the net force on the free electrons inside the metal is 0। हाँ, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इंडक्शन का ये स्टॉप हो जाएगा जब हमारा नेट फोर्स जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मेटल के अंदर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड बाय अ कंडक्टिंग वायर। अब हमने क्या किया, हमारे C वाले में हमने यहाँ पर इस स्फीयर को कनेक्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग करना। राइट, तो हमने क्या किया है देखो, कनेक्ट किया है स्फीयर को टू द ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर के थ्रू। द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू द ग्राउंड व्हेन द पॉजिटिव चार्जेस एट द नियर एंड विल रिमेन हेल्ड देयर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द नेगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड। तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि हम जब भी ग्राउंडिंग करते हैं, ग्राउंडिंग यानी कि हमने क्या कर दिया, हमारे स्फीयर को, मेटेलिक स्फीयर को अर्थिंग करवा दी। और हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि जब भी हम अर्थिंग करवाते हैं तो यहाँ पर जो इसके फार्दर एंड पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा फ्लो हो जाएगा इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू और सारा जो चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, ओशियन ऑफ चार्जेस के पास, यानी कि हमारी अर्थ के पास वो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, डिस्कनेक्ट द स्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड। फिर हमने हमारे C के बाद यहाँ D में हमने क्या किया, हमारे ग्राउंड से हमारे स्फीयर को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट द स्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड, द पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूज टू बी हेल्ड एट द नियर एंड। अब देखो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया है, ग्राउंडिंग हटा दी है ना, अर्थिंग हमने हटा दी है, फिर भी यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज रॉड को पकड़े हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज अभी भी हमको उसके नियर एंड पर हमको दिख रहा है। ठीक है,
अब द पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूज टू बी हेल्ड एट द नियर एंड, रिमूव द इलेक्ट्रीफाइड रॉड। अब इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस रॉड को भी रिमूव कर देंगे। द पॉजिटिव चार्ज विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर एज शोन इन फिगर ई। तो जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे ही हम ये रॉड को हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज रॉड को हमने रिमूव किया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो जाके कहाँ पर आ जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह पर आते जाएंगे और यूनिफॉर्मली हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होगा, बल्कि ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आकर के बैठते जाएंगे, है ना, तो वो अपनी जगह खाली करेंगे, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्मली हमारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दिस एक्सपेरिमेंट द मेटल स्फीयर गेट्स चार्ज by the process of induction and the rod does not lose any of its charge। बिल्कुल सही बात है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज रॉड लाने पे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। चार्ज इंड्यूस हो गया। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो रॉड हमने नेगेटिव चार्ज रॉड ली हुई थी, है ना, उसको हमने जितना चार्ज हम लेके आए थे उसको पास में, और फिर हमने उसको रिमूव भी कर दिया, तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज रॉड के पास जो चार्ज है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। हमारा जो रॉड है इट डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज, है ना, बिना कोई चार्ज लूज किए हुए उसने दूसरी बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज करवा दिया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं हमारे एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What do you call the process of charging in a conductor by bringing it near another charge object? देखो, bringing it near, टच नहीं करवाया, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस, एक कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट कंडक्टर के पास लेकर के आ रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होने लगेगा, कंडक्टर को चार्ज करना है हमें, तो कंडक्टर कैसे चार्ज होगा, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस होगी, इंडक्शन होगी। जब हमारा कंडक्टर पहले कैसा था, न्यूट्रल, और उसके पास हम कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आ जाएं, तो हमारा कंडक्टर के पास क्या जनरेट होने लगेगा, चार्जिंग। और फिर हम ग्राउंडिंग कर करके जो भी चार्ज होगा, जो भी सिमिलर नेचर का चार्ज होगा हमारे रॉड पे, उसको हम क्या करवा सकते हैं, अर्थिंग के थ्रू चार्ज को निकाल सकते हैं, और हमारा जो कंडक्टर है वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो रॉड हम लेकर के आ रहे हैं, जैसे सपोज हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल में हम नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर के आए थे, तो हमारा कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज जनरेट होता है ना। अगर हम पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर के आए तो हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा हमारे कंडक्टर में। तो सिंपली यहाँ पर पूछ रहे थे ये कौन सी प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। सो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। सेकेंड, the negatively charged balloon is brought near the two cans, what happened? तो क्लियरली यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो कि हमको क्या दिया हुआ है, ऐसे बलून दिया हुआ है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पर दो कैन दी हुई हैं, कैन ए और कैन बी। अब यहाँ पर हमें रीड करना है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द नेगेटिव चार्जेस इन कैन बी मूव टूवर्ड्स द बलून। अच्छा, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर हमारी कैन यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेटल। तो यहाँ से हमारा अगर नेगेटिव चार्ज है तो कैन ए के पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जगह पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज सारा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना, इसके दूसरे एंड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इन कैन बी मूव टूवर्ड्स द बलून। तो देखो, बी के पास जो नेगेटिव चार्ज था, क्या वो इस तरफ आएगा, बलून के पास नहीं यार, बलून के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी को रीड करते हैं, द नेगेटिव चार्जेस इन कैन ए मूव अवे फ्रॉम द बलून। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने बलून जो यहाँ पर लिया है वो बलून कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जितना भी होगा हमारे कैन ए में वो सारा मूव होके कहाँ चला जाएगा, कैन बी की तरफ चला जाएगा, इसके फादर एंड की तरफ पहुंच जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं हमारे बाकी दो ऑप्शंस। सी, द पॉजिटिव चार्ज इन कैन बी मूव टूवर्ड्स द बलून। देखो, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव होता है क्या, नहीं, तो ये तो यहाँ तो ऑलरेडी गलत है।
डी द पॉजिटिव चार्जेस इन कैन ए मूव अवे फ्रॉम द बलून, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा दिया, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफरिंग अ चार्ज विदाउट टचिंग इज, बिना टच किए हुए अगर हमारे चार्ज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो यार वो कौन सी प्रोसेस है, बिल्कुल इंडक्शन। ठीक, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन एल्यूमिनियम रॉड ड्यू टू चार्ज प्लास्टिक रॉड द टोटल चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम रॉड इज। देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रहा है हमारे एल्यूमिनियम रॉड में, किसकी वजह से, प्लास्टिक रॉड की वजह से, जो टोटल चार्ज होगा एल्यूमिनियम रॉड में वो कितना होगा। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ इंडक्शन हमने कराया है, यानी कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम रॉड है, उसके पास में हम प्लास्टिक रॉड हमारी कैसी होगी, सपोज कर लेते हैं हमारी प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है हमारी प्लास्टिक रॉड, तो एल्यूमिनियम क्या है, हमारा मेटल है, कंडक्टर है ना। तो जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज रॉड को एल्यूमिनियम के पास लेकर के आएंगे तो एल्यूमिनियम में क्या जनरेट होने लगेगा, है ना, एक साइड पे इसमें सिर्फ इंड्यूस होगा, एक तरफ जो होगा प्लास्टिक रॉड के तरफ हमारा क्या आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज। देखो जैसे यहाँ पर है हमारा एक रॉड जो कि हमारी प्लास्टिक रॉड है, इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर है हमारी एल्यूमिनियम रॉड, ये होगी हमारी एल्यूमिनियम रॉड, ये होगी हमारी प्लास्टिक रॉड। तो यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम रॉड के पास पहले कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हम प्लास्टिक रॉड को इसके पास में लेकर के आए तो यहाँ पर इसके इस एंड में आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, है ना, ऑपोजिट चार्ज जनरेट से हम देख सकते हैं, एक तरफ आ गया पॉजिटिव, एक तरफ आ गया नेगेटिव। लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें कि यार इसमें टोटल चार्ज कितना है एल्यूमिनियम में, तो अभी भी टोटल चार्ज हमारे एल्यूमिनियम में कितना है, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा। जब भी हम इस प्लास्टिक रॉड को रिमूव कर देंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि, है ना, यानी कि हमारा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर हम नेट चार्ज की बात करेंगे तो नेट चार्ज यहाँ पर कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड देन रॉड्स विल, सेम वही चीज़ हो गई जैसे हमारे पास यहाँ पर प्लास्टिक रॉड थी जिसके पास था नेगेटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पर हमने लिया है एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है, एल्यूमिनियम रॉड हमने लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारे रॉड के पास क्या होता है, चार्जेस होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होंगे, रिपेल होने लगेंगे, इसलिए इस एंड के फादर एंड पे यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्ज चले गए, तो यहाँ पर इस एंड पे हमको क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो यहाँ देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इंडक्शन की प्रोसेस में जब भी हम किसी चार्ज प्लास्टिक रॉड को लेकर के आ रहे हैं न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के पास, यानी कि चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा एल्यूमिनियम रॉड में, और ये जो चार्ज इंडक्शन होता है वो कैसा होता है, ऑपोजिट नेचर का होता है। अगर आप नेगेटिव चार्ज रॉड ला रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, अगर पॉजिटिव रॉड ला रहे हो तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन इन दोनों के बीच होगा क्या, अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, राइट, अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारा एल्यूमिनियम रॉड और प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी कि आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires second kind of charge. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. देखो जब भी हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो एक टाइप का चार्ज आ जाता है हमारे ग्लास रॉड पे और दूसरे टाइप का चार्ज आ जाता है हमारे सिल्क क्लॉथ पे। और ये ट्रू होगा सबके लिए जिसको भी हम चार्ज कर रहे हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ रबिंग या फिर फ्रिक्शन, है ना। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर बस ये बोला है एक ऑब्जेक्ट के पास एक टाइप का चार्ज आएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास दूसरे काइंड का चार्ज आएगा। नाउ इफ इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सिल्क, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने दोनों को रब किया, दोनों के पास चार्ज आ गया और फिर हम उस चार्ज ग्लास रॉड को टच करवा दें हमारे सिल्क क्लॉथ से विथ विच इट वॉज रब्ड, दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अब हमने क्या किया कि जो ग्लास रॉड है उसको हमने टच करवा दिया हमारे सिल्क क्लॉथ से, है ना। तो क्या होने लगेगा, उसके बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे,
दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स एज दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। जब हमने उनको रब किया था, है ना, उनको फ्रिक्शन प्रोवाइड किया था, है ना, तो क्या होगा, वो दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, उन दोनों के पास चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमने जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से वापस टच करवा दिया तो वो सारा चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो ना ही एक दूसरे को अब ये अट्रैक्ट करेंगे, ना ही किसी लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकते हैं, राइट। दस द चार्ज अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बात है कि जो चार्ज उन पर आया था फ्रिक्शन से या फिर रबिंग से, तो वो चार्ज जो है वो लॉस्ट हो जाएगा जब भी हम उन दोनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आए। What can you conclude from these observation? It just tells that the unlike charges acquired by object neutralize or nullify each other's effect. तो जब भी हम क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस को टच करवाते हैं, न्यूट्रलाइज करवाते हैं, है ना, न्यूट्रल हो जाते हैं वो, है ना, क्यों, क्योंकि वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। Therefore the charges were named as positive and negative बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसलिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने एक टाइप के चार्ज को बोला पॉजिटिव, दूसरे टाइप के चार्ज को बोला नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों जो ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ है, दोनों के पास ऑपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट हो रहा था, है ना, ऑपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट हुआ और हमने दोनों को क्या करा, टच करवा दिया, तो सारा चार्ज कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। और इससे ये भी पता चला कि जितना मैग्नीट्यूड हमारे ग्लास रॉड में आया था उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारे सिल्क क्लॉथ में आया। ठीक, we know that when we add a positive number to a negative number of same magnitude, देखो ये वही बात आ गई, जब भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से सेम मैग्नीट्यूड से अगर हम ऐड करें तो दोनों का सम क्या आएगा, 0। दोनों पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। ठीक, लेकिन नेगेटिव के पास क्या है, माइनस साइन, और हमारा पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव है ही, तो जब हम उनका सम निकालते तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कुछ यही खेल उन्होंने सोचा होगा। दिस माइट हैव बीन द फिलोसफी इन नेमिंग द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब भी हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ को रब कर रहे हैं तो दोनों के पास जो चार्ज जनरेट हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो कैसा है, सेम, लेकिन नेचर उनका कैसा है, ऑपोजिट। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव, है ना, and that on plastic rod or silk is termed as negative. If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified. अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है ना, किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट। When it has no charge, it is said to be neutral. किसी बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। अब इसी के बेस्ड हम करते हैं हमारे MCQs स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, when you charge a balloon by rubbing it on your hair, दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ वॉट मैथड ऑफ चार्जिंग। यार, तो यहाँ पर हम बलून को रब कर रहे हैं हमारे हेयर से, है ना, और फिर हम दीवार पे लगा देते हैं तो दीवार पे वो कुछ टाइम के लिए वो जो है अट्रैक्ट हो जाता है हमारी वॉल से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रबिंग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, है ना। हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को कैसे चार्ज कर रहे हैं, बाय अ प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, सेकेंड, न्यूट्रल एटम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो, न्यूट्रल एटम है मतलब उसके पास पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव हमारा क्या होता है, प्रोटॉन, और नेगेटिव हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि यार ये तो बहुत सिंपल है, हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। न्यूट्रल एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड क्वेश्चन, विच पार्टिकल इन एन एटम कैन यू फिजिकली मैन्युपुलेट। फिजिकली मैन्युपुलेट मतलब कि हम जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं, है ना। रबिंग की प्रोसेस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फिजिकली एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है ना। तो यहाँ पर हम फिजिकली किसी एटम के पार्टिकल को मैन्युपुलेट कर सकते हैं। तो यार ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉन्स को, जब भी हम फ्रिक्शन की प्रोसेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। जब भी हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं एक दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से ट्रांसफ़र होके कहाँ जाता है, दूसरे बॉडी में चला जाता है, मतलब फिजिकली वो मैन्युपुलेट हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ, इफ अ नेगेटिवली चार्ज रॉड टचेस अ कंडक्टर, द कंडक्टर विल बी चार्ज बाय व्हाट मेथड। देखो यहाँ पर अब आ गई बात, हम नेगेटिव चार्ज रॉड को टच करवा रहे हैं। टचिंग कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन,
है ना, जब भी हम टच करवा दें तो डायरेक्ट चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a negatively charged rod is touched to the top of an electroscope. Which one is correct in the given figure? सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप हमारा क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि हमें ये बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रोस्कोप बना हुआ है जिसमें यहाँ पर ऊपर हमारा मेटल नॉब होता है, नीचे हमारी मेटल रॉड होती है और यहाँ पर हमारी ऐसे प्लेट्स लगी रहती हैं, है ना, गोल्ड प्लेटेड लीफ होती है यहाँ पर। ठीक, तो अब ऊपर हमसे क्वेश्चन में बोला है नेगेटिवली चार्ज रॉड इज टच्ड। हमने नेगेटिव चार्ज को अगर टच कराए तो यहाँ तो मेटल है ना, टच कराना यानी कि कंडक्शन की प्रोसेस। मतलब अगर हमारा नेगेटिव चार्ज रॉड है तो कंडक्शन में तो सेम काइंड ऑफ चार्ज आता है। तो यहाँ पर इसके मेटल के नॉब के ऊपर, यहाँ पर मेटल के नॉब में क्या आना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, क्योंकि हमने नेगेटिव रॉड को टच करवाया है ना, और टचिंग की प्रोसेस में सेम काइंड ऑफ चार्ज जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर ये ए तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि टॉप पे ही पॉजिटिव दिखा रहा है, टॉप पे पॉजिटिव नहीं बल्कि टचिंग की वजह से कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है ना। तो अब हम देखते हैं आगे। देखो नीचे जो इसके नॉब के ये जो नीचे वाली हमारी रॉड गई हुई है, ये रॉड भी कैसी होती है, मेटेलिक रॉड होती है। तो मेटल में अगर ऊपर चार्ज नेगेटिव है हमारा, है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो रॉड को हमने टच कराया नेगेटिव, तो नॉब पे हमने नेगेटिव चार्ज रॉड को टच कराया तो ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये नीचे वाली रॉड हमारी मेटेलिक है तो यानी कि फ्लो भी होना चाहिए हमारा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर जो लीफ हमारी डाइवर्ज होगी, है ना, रिपल्शन की वजह से ये जो हमारी लीफ डाइवर्ज होगी उसके पास भी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये रॉड हमारी कैसी होती है, मेटेलिक, और यहाँ पर भी गोल्ड प्लेटेड लीफ होती है हमारी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, काइंड ऑफ मेटल। तो मेटल में तो जो चार्ज है वो तो सेम चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, है ना। अगर ऊपर नॉब पे हमारा नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो के इन पे मेटल लीफ पे, है ना, इलेक्ट्रोस्कोप की लीफ पे और रॉड पे भी हमारा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, Gauss law and Coulomb's law, although expressed in different forms, are equivalent ways of describing the relation between charge and electric field in static condition. बिल्कुल सही है कि हमारा जो गॉस लॉ है और कूलम्स लॉ है वो अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस तो किया जाता है ना, इनको हम अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या बताते हैं, रिलेशन बिटवीन हमारा चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, गॉस लॉ इज एप्सिलॉन नॉट phi is equal to Q enclosed when Q enclosed is the net charge inside an imaginary closed surface called Gaussian surface। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा Gaussian surface के अंदर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, Q enclosed या चार्ज इनसाइड द Gaussian surface। ठीक है, और ये जो गॉस लॉ है हमारा यही तो होता है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। आगे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface। ठीक है, यहाँ पर ये जो E डॉट डी ए है हमारा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए है, ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे गॉसियन सरफेस में कितना है। The two equations hold only when the net charge is in vacuum or air। बिल्कुल सही है, ये जो एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो किसके लिए सही है, जब हमारा नेट चार्ज कैसा होगा, वैक्यूम में होगा या फिर एयर में होगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम देखते हैं हमारे MCQs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स। अगर हमारे यूनिवर्स में एक ही टाइप का चार्ज होता, सपोज कर लेते हैं हमारे पास चार्ज होता सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, तो इनमें से क्या ऑप्शंस हमारे सही हैं। ए, E डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए नॉट इक्वल टू 0। E डॉट डी ए हमारा कभी 0 होगा ही नहीं। देखो हमारा E डॉट डी ए यानी कि फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यार अगर हमारा एक ही टाइप का चार्ज है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया,
ठीक है, देखो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं हमारा गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ई डॉट डी ए, यानी कि फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारा फ्लक्स जो है वो कभी जीरो नहीं होगा यार। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर लेकर के आ जाऊँ, है ना, तो हमारा जो फ्लक्स है, यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए जीरो हो जाएगा। भले ही एक काइंड का चार्ज हो हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज हमने सिर्फ और सिर्फ ले लिया, लेकिन हमारा पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे सरफेस के बाहर रखा हुआ है ना, हमारा सरफेस के बाहर रखा हुआ है, तो हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड हमारा सरफेस है। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हमारा चार्ज जो है वो बाहर रखा हुआ है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया, यहाँ तो नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है। हाँ, नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है जब हमारा चार्ज कहाँ रखा हुआ हो, इस सरफेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ कंडीशन बोल ही दिया कि यार हमारा जो फ्लक्स होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ वो बोल सकते थे मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। बी हमारा क्या है, देखो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कुड नॉट बी डिफाइन। यार हम फ्लक्स को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं किसी एक चार्ज के लिए, यार ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल। ठीक है, इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ चार्ज इज इनसाइड। अगर हमारा क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है हमारा पॉजिटिव चार्ज। लो, अब इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर रखा है हमने, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए हमारा क्या है, फ्लक्स, तो ये तो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी कैसे होता है यार, ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस के लिए जो हमारा फ्लक्स है इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सी जो है ये भी गलत हो गया, यानी कि बचा कौन सा हमारा डी, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, फिर भी हम उसको रीड कर लेते हैं। डी, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो इफ चार्ज इज आउटसाइड। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा चार्ज जो है इस गॉसियन सरफेस के, इस गॉसियन, अगर हमारा चार्ज जो है वो इस गॉसियन सरफेस के कैसा रखा है, बाहर रखा है, प्लस क्यू चार्ज, है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, बाहर रखा हुआ है तो जीरो होगा, ये सही बात है। आगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इफ द चार्ज इज इनसाइड। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है, इनसाइड रखा हुआ है, हमारा पॉजिटिव चार्ज इस बार कहाँ रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से अंदर रखा हुआ है, तो अंदर वाले के लिए जो हमारा फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, और ये जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए के बराबर होता है ना। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सारे चार्जेस की वजह से होती है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी वो सारे चार्जेस की वजह से होती है, वेदर द चार्ज इज इनसाइड और द चार्ज इज आउटसाइड। लेकिन ये जो हमारा चार्ज है ना, हमारी इस इक्वेशन में ये जो क्यू गिवन है, ये वाले चार्ज को हमेशा कैसा होना चाहिए, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यानी कि हमारा डी ऑप्शन कैसा हो गया, एकदम करेक्ट। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, What is the nature of Gaussian surface involved in Gauss law of electrostatic? अरे Gaussian surface ले रहे हैं ना हम, सरफेस, और उस सरफेस के अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम इस सरफेस का क्या देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, है ना। तो सरफेस हमारा यानी कि एरिया हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ आ रहे हो आपको क्वेश्चन। थर्ड, a charge 10 microcoulomb is placed at the center of hemisphere of radius r equal to 10 centimeter as shown. The electric flux through the hemisphere in mks unit. mks unit हमारी यानी कि SI unit. Electric flux through the hemisphere is. इस हेमिस्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रेडियस हमको कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है हमारा 10 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम होता है। अब अगर हम यहाँ डायरेक्टली गॉस लॉ अप्लाई करने की कोशिश करें तो देखो गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें भी एक शर्त ये होनी चाहिए कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारा स्फीयर, हेमिस्फीयर जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया एक गॉसियन स्फीयर जो कि कैसा हो, सिमेट्रिक हो और कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्फीयर अज्यूम कर लिया। अब इस स्फीयर के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम फ्लक्स निकालें
तो वो क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर हम यहाँ से वैल्यू देखें तो क्या होगा, फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो फ्लक्स होगा ये किसके लिए होगा, पूरे सरफेस के लिए होगा, लेकिन हमें तो हेमिस्फीयर के लिए चाहिए। तो हेमिस्फीयर के लिए हम क्या करेंगे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर हमारा कैसा होता है, स्फीयर के हाफ होता है, आधा होता है। तो इस तरीके से हम फ्लक्स निकालेंगे। चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर हमको गिवन है कितना है, 10 माइक्रोकूलम, तो इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे यहाँ पर, 2 ऑलरेडी है। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ पर अब सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या निकलेगा, 6 इंटू 10⁵। तो जो फ्लक्स होगा हमारे हेमिस्फीयर का वो कितना आया, 6 इंटू 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया S इंक्लूजिंग चार्ज Q इज phi। इफ द सरफेस एरिया इज डबल देन द फ्लक्स इज। देखो यहाँ पर अगर क्या बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के लिए कितना है, अगर हमारा चार्ज जो है सरफेस में रखा हुआ है, हमारा चार्ज जो है वो रखा हुआ है Q, तो जो फ्लक्स है वो कितना है, phi। अगर हमने सरफेस को बड़ा कर दिया तो यार हमारा फ्लक्स अगर हम देखें तो फ्लक्स इज इक्वल टू, है ना, क्लोज सरफेस की बात की, यानी कि सीधा सीधा बात कर रहे हैं गॉस लॉ की, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो Q है ये कहाँ होना चाहिए, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं, है ना, कि हमारा जो सरफेस पर फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं कर रहा है जब हमारा क्लोज सरफेस लिया हो हमने, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स इनिशियली रहेगा वही फ्लक्स हमारा कैसा रहेगा, फाइनली रहेगा। यानी कि अगर हम रेडियस, जैसे ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे गॉस लॉ में हमने देखा था कि गॉस लॉ में हम जो भी क्लोज सरफेस ले रहे हैं वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो या अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा भी दोगे, डबल भी कर दोगे, तब भी फ्लक्स कैसा रह जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पर कैसा है, करेक्ट आंसर है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा जब हमारा क्या हो, क्लोज्ड सरफेस हो, है ना। यानी कि हम बात कर रहे हैं गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस में अगर हम सरफेस एरिया को डबल भी कर दें तभी हमारा फ्लक्स कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो हमारा फ्लक्स सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस अ डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेसेस। देखो अब हमारे पास यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस है ना, इसके अंदर हमने एक डाइपोल ले लिया। तो डाइपोल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, है ना, सेपरेटेड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर हमारा इक्वल ऑपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक, तो ये देखो क्लियरली हम देख सकते हैं हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड भी कैसा है, सेम। अगर हम इसके लिए फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स हमारा क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो इस बार हमारा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक है प्लस Q और दूसरा है माइनस Q। तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0। तो यानी कि हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी यहाँ पर करेक्ट है, आंसर डी इज करेक्ट। Next question. In practice, we deal with the charges much greater in magnitude than the charge on an electron. बिल्कुल सही बात है, जब हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, तो चार्ज वहाँ पर कैसा होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी कि फंडामेंटल चार्ज से हमारा चार्ज कैसा होगा, बड़ा होगा। तब हम क्या करते हैं, क्वांटम नेचर को इग्नोर कर देते हैं और ये इमेजिन करते हैं कि हमारा चार्ज कैसा स्प्रेड है। इमेजिन दैट द चार्ज इज स्प्रेड इन द रीजन इन कंटिन्यूस मैनर, है ना, हमारा चार्ज कैसा स्प्रेड है, कंटिन्यूस मैनर में स्प्रेड है हमारे ऑब्जेक्ट पे। सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम भी दिए हुए हैं इनके। अब हम देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड हमारे MCQs। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ, स्टेटमेंट फर्स्ट, गॉस लॉ कांट बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल सही बात है यार, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यार उसके लिए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। या गॉस लॉ कांट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक
गॉस लॉ को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डाइपोल की वजह से। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ हम वहाँ यूज़ करते हैं, है ना, जब हमारा जो चार्ज हो वो कैसा हो, इनसाइड हो। और इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कैसा होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, यानी कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है, बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल डोंट हैव सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना होता है ना, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही कैसे हैं, ट्रू हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, an electric charge of 8.85 into 10 to the power minus 13 coulomb is placed at the center of sphere of radius 1 meter. The electric flux through the sphere is, देखो यहाँ पर हमको क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है स्फीयर के लिए और रेडियस कितना है उसका, 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज हमको सिर्फ ये दिया हुआ है 8.85, है ना, और स्फीयर दिया है। स्फीयर हमारा कैसा होता है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड सरफेस है। और क्लोज सरफेस के लिए हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक, तो यहाँ से अगर वैल्यू देखें हम तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पर 10 टू दी पावर 12 और यहाँ 10 टू दी पावर 13 है, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 10 टू दी पावर ऊपर बचेगा -1, जो कि कितना होता है 0.1। और फ्लक्स है तो फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स होगा हमारे इस चार्ज के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। जो न्यूक्लियस के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी, लीनियरली डिपेंड करती है। लीनियरली डिपेंड बोले तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे प्रोपोर्शनल होगी आर के। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, तो देखते हैं, यहाँ पर हमको ग्राफ भी दिया हुआ है, इस ग्राफ के हेल्प से हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ग्राफ को अगर हम देखें तो यार ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में गिवन है, हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ना, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पर हमारा ग्राफ क्या है, डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, अगर हमारी न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो कितनी है, आर है, न्यूक्लियस की रेडियस हमारी कितनी है, कैपिटल आर है, तो यहाँ ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है। ठीक, तो इस ग्राफ को ही हमें बस करेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर हमारा सारा कॉन्सेप्ट लगाएं, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर बोला है। ठीक, ये कंडीशन हमको दी हुई है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू आर। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियस की, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पूरे में क्या भरा हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज Ze। ठीक है, तो इस पूरे न्यूक्लियस में हमारा चार्ज होगा Ze। इसके सेंटर से हम चल रहे हैं r डिस्टेंस, और इस r डिस्टेंस पर जा करके हमने कुछ इस तरीके से एक स्फीयर ड्रॉ किया, है ना, और इस पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू k q, है ना, q इनसाइड दैट रेडियस r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्यू आर हमारा क्या है, ये वो चार्ज है जो कि इस 0 से लेके r डिस्टेंस के बीच में आ रहा होगा हमारा चार्ज, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा चार्ज होगा उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यार देखो हमारी r पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन हमको क्या दी है, कंडीशन हमको दी है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर हमें प्रोपोर्शनल टू आर करना है यानी कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आर का और डिवाइड कर दें अगर आर का। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब,
है ना, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ से ई इज प्रोपोर्शनल टू आर आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमारा जो के क्यू अपॉन आर क्यूब है उसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। यार एक बात आपको समझ आ गई कि अगर हमारा ई इज प्रोपोर्शनल टू आर है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और मल्टीप्लीकेशन में हमारा क्या आ जाएगा, आर। अब बस हमें यहाँ पर ये जो चार्ज है, जितना हमने ये जो स्फीयर यहाँ पर अज्यूम किया है, ये जो रेडियस स्मॉल आर रेडियस का जो हमने यहाँ स्फीयर अज्यूम किया है ना, इसके अंदर हमारा चार्ज कितना होगा अगर हम वो पता कर लें और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखें तो देखते हैं हमारा क्या रिलेशन आता है। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर चार्ज निकालें तो इसमें तो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर हमें चार्ज निकालना है यहाँ से 0 से लेके आर तक, अब हमें ये नहीं पता कि हमारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी, यही तो हमें पता करना है यहाँ पर, है ना। जो हमारी डेंसिटी होगी इस केस में वो यहाँ पर कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, यही पता करना है। अगर हमारी डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, अगर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी तो हमारा जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन, हमको कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा बिल्कुल। अगर हम इधर देखें तो बिल्कुल ऐसा सीधा ग्राफ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारी डेंसिटी, यही तो हमें पता करना है, न्यूक्लियस की इस रेडियस के अंदर हमारा जो चार्ज है ना, और उसके साथ जो हमारी डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी है यहाँ पर वो कांस्टेंट है या नहीं है, ये पता कर रहे हैं। अब हम देखो हमारा जो चार्ज है वो क्या हो गया, क्यू आर, अगर हमें फाइंड करना है तो देखो यहाँ पर ये जो पूरा चार्ज है ये हमें नहीं पता कांस्टेंट है नहीं है, क्या है कैसा है। देखो अब हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं हमारा चार्ज, तो सेंटर से हम चल रहे हैं एक्स डिस्टेंस, सेंटर से हम चले हैं एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पर जा करके हमने, है ना, dx लेंथ का एक पूरा स्फीयर हमने ले लिया, यानी कि हमारा जो सरफेस एरिया होगा इस स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, है ना। और ये जो हमने लेंथ ली है ये dx हमारी क्या हो गई, है ना, इसकी लेंथ हो गई, इतना लेंथ का हमने ये सरफेस ले लिया पूरा। ठीक है, अगर हम इतने से के लिए जो चार्ज फाइंड करेंगे, छोटे से dx लेंथ के लिए, उसके dx छोटे से वॉल्यूम के लिए अगर हम चार्ज फाइंड करेंगे तो हमारा जो छोटा सा चार्ज होगा इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चार्ज क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी हमारी क्या हो गई, रो आर लिख रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमारी डेंसिटी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर या नहीं कर रही है, तो हमने क्या लिखा, डी क्यू इज इक्वल टू रो आर, है ना, चार्ज इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारा डिस्टेंस कितना है dx, है ना, और इसका एरिया हमने कितना ले लिया 4 पाई और एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा कुछ चार्ज होगा। यहाँ पर चार्ज क्या निकला है, छोटा सा चार्ज निकला है हमारे उतने पार्ट के लिए जितना हमने अज्यूम किया है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, वॉल्यूम, ये हमारी क्या हो गई, डेंसिटी। ठीक है, तो dx इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर हमको मिला। लेकिन ये जो चार्ज है ये किसके लिए है, ये जो रिंग रेड कलर की हमने बनाई ना, सिर्फ इतनी इतनी रिंग के लिए है, ये इतने इतने पूरे dx वॉल्यूम के लिए है, पूरे dx इतने इतने पूरे वॉल्यूम के लिए हमारा चार्ज जो है वो हमने निकाल लिया, वो इतना आया। लेकिन हमें यहाँ 0 से लेके इस r तक जो चार्ज फैला हुआ है, यानी कि इस पूरे वॉल्यूम के लिए हमें चार्ज पता करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारा टोटल चार्ज कितना निकल जाएगा, क्यू आर, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करें तो हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, हमारा डिस्टेंस वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू आर, ये डिस्टेंस टोटल कितना है, आर है, यानी कि हमारा जो एक्स है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू आर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी हुई थी, कैसी है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है अगर हम उसको दोबारा देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या आ गया था, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, है ना, यही आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्यू आर की वैल्यू देखें तो क्यू आर की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ रही होगी, देखो चार्ज टोटल निकलेगा इंटीग्रेट करने के बाद वो क्या निकलेगा, 4 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और जब हम लिमिट्स पुट करेंगे r और 0 तो यहाँ से फाइनली हमको डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, क्या मिलेगा, फाइनली हमको यहाँ से मिल जाएगा r
क्यूब, है ना, अपॉन 3 यहाँ से हमको मिलेगा, और साथ में हमारा रो आर चलेगा, ठीक है, यहाँ से हमारा चलेगा रो आर। लेकिन अगर हम देखें, है ना, तो यहाँ ऑलरेडी अगर हम आर, हमारा डेंसिटी अगर आर पे डिपेंड कर रहा होता, है ना, यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू पुट करें, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, आर के, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है तो हमारा जो चार्ज हो गया वो क्या हो जाएगा, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, अगर हमारी आर के प्रोपोर्शनल है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारा चार्ज आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, उस कंडीशन में जो हमारी डेंसिटी होगी वो आर पे डिपेंड नहीं करेगी, है ना। अगर हमारी डेंसिटी आर पे डिपेंड ही नहीं करेगी, अगर हमारी डेंसिटी इस आर पे डिपेंड ही नहीं करेगी, यानी कि हम यहाँ इस ग्राफ में हम बोल सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पर ये जो डेंसिटी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर। और अगर हमारी डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, यानी कि ये जो ए की वैल्यू होगी ये खसक कर कहाँ आ जाएगी, इस आर पर आ जाएगी, कैपिटल आर पर आ जाएगी। ये ए क्या है, हमारा ऐसे ही रैंडम पॉइंट हमको दिया हुआ था ग्राफ में, है ना, तो ये जो ए है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। इसको मैं फिर से अलग से एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, हमारी कंडीशंस दी हुई थी कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, आर के प्रोपोर्शनल है, तो क्लियरली यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हमको समझ आया कि हमारा जो चार्ज है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, हमारा चार्ज आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आर क्यूब, अगर क्यू की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम पुट करें, अगर इस एक्सप्रेशन में हम क्यू की वैल्यू पुट करें पीछे से, है ना, ये वाली वैल्यू हम नीचे वाली वैल्यू पुट करें हमारे इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर हमारा चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी रो 4/3, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, यानी कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया ये चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ से हमारा चार्ज जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो हमारी डेंसिटी हो गई वो कैसी हो गई, कांस्टेंट। ये तो हमारा यही क्लियर हो गया था जब हम इंटीग्रेट करके चार्ज निकाल रहे थे, है ना, चार्ज निकाल रहे थे इंटीग्रेट करके। तो इस एक्सप्रेशन से हमको समझ में आया कि हमारी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, यही इस ग्राफ में हमें पकड़ना था। तो हमने देखा कि हमारी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, है ना, हमारी डेंसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही है आर पे, और अगर ये डिपेंड ही नहीं कर रही है हमारी आर पे, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और रेडियस, न्यूक्लियर की रेडियस हमारी कितनी है, न्यूक्लियस की रेडियस हमारी कितनी है, ये रेडियस है हमारी न्यूक्लियस की, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि हमारा ए जो है वो खसक कर कहाँ आ जाएगा, आर पॉइंट में, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड इफ to electrify a sphere of radius 25 centimeters so as to get a surface charge density of 3/pi कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको गिवन है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा हमको गिवन है, कितना है, 3/pi। व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस, हमको दिया हुआ है रेडियस कितना है, 25 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस देखें तो 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो हमको क्या मिलेगा, 0.25 मीटर। 0.25 मीटर हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्फीयर का 4πr², है ना। यहाँ सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो फाइंड करना है, तो हम कुछ नहीं, बस देखो सिग्मा हमारा कितना है, 3/pi, और एरिया हमारा कितना हो गया, 4πr² हो गया, रेडियस हमको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ सारी वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो Q हमारा कितना निकल आएगा, यहाँ से 0.75 कूलम, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, यहाँ पर ऐसा यूनिट पूछिए हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी, जब हमारा जो चार्ज है वो लीनियर चार्ज, हमारी डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमारे एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ऊपर हमारी चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा देखो आप ही क्या है, बी, सी, कूलम पर मीटर। नेक्स्ट,
अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर हमारा, है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। अगर हमारा सरफेस छोटा सा है तो उसमें चार्ज हमारा कितना हो जाएगा? डी क्यू, है ना, लेकिन सिग्मा हमारा डेंसिटी कैसी रहेगी? सेम। नाउ टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर हमारा दो लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं कुछ इस तरह से, एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्लोज टू ईच अदर हैं, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पर हमारी दोनों प्लेट्स के पास जो डेंसिटीज हैं, है ना, वो कैसी है? ऑपोजिट नेचर की हैं। यहाँ पर हमारी डेंसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं प्लस सिग्मा है, और इस प्लेट के पास हमारी डेंसिटी कैसी है? माइनस सिग्मा है। ठीक है, आगे On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs having magnitude of, magnitude कितना है? यानी कि सिग्मा की वैल्यू जो है वो कितनी है? 17.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर एज शोन। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाया है कौन सा? हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने डिस्कस किया हुआ है ना, जब हमारे पास थिन इन्फिनाइट लार्ज शीट हो। ठीक है, तो हमारी ए प्लेट पर डेंसिटी कितनी है? पॉजिटिव, और हमारी बी प्लेट पर डेंसिटी कैसी है? नेगेटिव है। ठीक है, और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या यूज करना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है देखते हैं। ई इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। हमारी फर्स्ट प्लेट क्या है? हमारी फर्स्ट प्लेट यानी कि ए प्लेट के आउटर रीजन में, यानी कि ये बात कर रहे हैं इस फर्स्ट वाले रीजन में। तो इस फर्स्ट वाले रीजन में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है। इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट की वजह से, ए प्लेट की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से हमारा इस डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, है ना। और सेकंड के पास हमारी डेंसिटी कैसी है? नेगेटिव में है, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट। ठीक है, और अगर हमें इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ई नेट निकालते हैं कुछ इस तरह से। देखो, ये हो गया हमारा ई नेट is equal to electric field first minus electric field second. Electric field due to first plate minus electric field due to second plate. Electric field due to first plate कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सेकेंड प्लेट की वजह से भी कैसी होगी? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या निकली है? दोनों प्लेट्स की वजह से 0, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, यानी कि फिर से यहाँ पर कुछ इस रीजन में बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। फिर से नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से सेम है। फॉर्मूला हमें यूज करना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी कि फिर से हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 0। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हमसे पूछी है। अब देखो, बिटवीन द प्लेट्स की अगर हम बात करें, यानी कि इस पॉइंट पर हमसे पूछा है, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट की वजह से देखें तो ये डायरेक्शन होगा रिपल्शन का, नेगेटिव चार्ज की वजह से देखें तो ये डायरेक्शन होगा अट्रैक्शन का, यानी कि इस बार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल आया है वो कैसा आया है? 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, यानी कि हमारा जो थर्ड केस है उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E1 प्लस E2। ठीक है, तो E1 हमारी कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 हमारी कितनी है? वही सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हम निकाले तो ये निकलेगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर हमको गिवन है, कितनी है? 17.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 22 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12,
वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर हमको, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आंसर करेक्ट यहाँ पर है सी, 1.9 इंटू 10⁻⁻10। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ E फ्रॉम राइट साइड ऑफ B एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो राइट साइड ऑफ B की बात की है, यानी कि राइट साइड ऑफ बी की बात की है। राइट साइड ऑफ बी मतलब यहाँ कहीं, है ना, इस पॉइंट पर कहीं पर हमसे बोला है कि 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो यार जैसे कि हमने देखा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, तो अगर हम B की वजह से 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएंगी, सेम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारी क्या निकलेगी, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारी कितनी होगी, सेम वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 यानी कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी हमारी सेम होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सेम क्यों होगी, क्योंकि हमारी डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि चार्ज डेंसिटी B के कैसी है, नेगेटिव सिग्मा है ना। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो होगा वो क्या निकल जाएगा, 1:1। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इन्फिनाइट प्लेन मेटल प्लेट द गॉसियन सरफेस कंसिडर्ड इज। जो हमारी शीट वाला जो हमने डेरिवेशन किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इन्फिनाइट प्लेन मेटल प्लेट या थिन मेटल शीट, है ना। तो इसके लिए जो हम गॉसियन सरफेस लेते थे वो कैसा लेते थे, कुछ इस तरीके से हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था, है ना, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, यानी कि आंसर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यहीं पर खत्म होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से आपको जिन क्वेश्चंस में भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सपोर्ट इफ इट हेल्प्ड यू, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर PDF एंड मोर क्वेश्चंस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 से असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस।